सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं सभी लोग? तो एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए सभी साथियों के पास ताकि सभी लोग लाइव जुड़ सकें। तो फास्ट तरीके से शेयर कीजिए सभी लोग क्लास को। और कल भी हमने करंट अफेयर्स, जो कि मार्च का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं हम, कल भी उसकी पहली क्लास हुई थी, आज उसकी सेकंड क्लास है जिसपे काफी इंपॉर्टेंट मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो फटाफट से एक बार अभी अपने सभी साथियों को शेयर करो, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज सबसे पहले जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो है पहला प्रश्न, हाल ही में बिम्स्टेक, हाल ही में बिम्स्टेक हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र गवर्निंग बोर्ड की प्रथम बैठक का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? बिम्स्टेक एक इंपोर्टेंट संगठन है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो फटाफट से बता दीजिए कि बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग जो बोर्ड है उसकी पहली बैठक भारत के कौन से शहर में आयोजित की गई थी? तो जितने भी लोगों को इसका राइट आंसर पता है वो बता सकते हैं फटाफट से। तो देखो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो है कौन सा? बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर क्या है? बेंगलुरु। अब देखो बिम्स्टेक क्या है वो देखो। बिम्स्टेक है जिसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरोल, इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरोल टेक्निकल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो जो बंगाल की खाड़ी के आसपास जो देश हैं, ऐसे देशों का ये ग्रुप है जिसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर, ये फॉर और लगा लीजिएगा यहाँ पर, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, यानी कि प्रौद्योगिकी और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक पहल है ये। और इसी की ध्यान रखना, बिम्स्टेक की जो ऊर्जा केंद्र गवर्निंग बोर्ड है, बिम्स्टेक के ऊर्जा केंद्र गवर्निंग बोर्ड की प्रथम बैठक, तो इसका आयोजन ध्यान रखना 27 फरवरी को, 27 फरवरी 2023 को कहां पर हुआ है? बेंगलुरु में। तो ये तो डायरेक्ट करंट है, यानी कि सीधा सीधा प्रश्न है कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र गवर्निंग बोर्ड की प्रथम बैठक का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो डायरेक्ट बता दोगे बेंगलुरु में। अब यदि बात करें कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, तो ये ध्यान रखना इंपोर्टेंट संगठन है। तो 6 जून 1997, 6 जून 1997 को बिम्स्टेक की क्या हुई थी? स्थापना। और बिम्स्टेक में सदस्य देश कितने हैं? तो सदस्य देश हैं इसके 7। सदस्य देश कितने हैं साथियों? 7। वो 7 देश कौन कौन से हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अपने लिए क्योंकि चर्चा में है। तो बिम्स्टेक ऐसा संगठन है जिसमें भारत और उसके पड़ोसी देश इसमें शामिल हैं। और भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। तो देखिए एक्चुअल में क्या है कि ये देखो, इधर जो बंगाल की खाड़ी है, यानी कि ये नॉर्थ ईस्ट भारत है, और इधर देखो ये बंगाल खाड़ी में, इधर ये बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल। तो ये बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो पड़ोसी देश हैं भारत के, तो उससे संबंधित ये संगठन है जिसमें कितने देश हैं? 7 देश हैं। स्थापना हुई थी इसकी 6 जून 1997 को। और यदि बात करें इसका सचिवालय कहां पर है,
तो इसका सचिवालय है ढाका में। तो सचिवालय कहां पर है? ढाका, बांग्लादेश। तो फटाफट से नोट कर लीजिए, बिम्स्टेक जो चर्चा में है। नोट कर लीजिए फटाफट से। यदि नोट कर लिया हो तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में थंब इंप्रेशन के द्वारा बता दें ताकि आगे बढ़ सकें। तो पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ऊर्जा केंद्र गवर्निंग बोर्ड जो है बिम्स्टेक का, उसकी प्रथम बैठक आयोजन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में। बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 6 जून 1997। सदस्य देश हैं 7, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। सचिवालय है इसका कहाँ पर? ढाका में। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बेंगलुरु। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सिन्यू मैत्री अभ्यास। सिन्यू मैत्री अभ्यास, और इसकी चर्चा मैं पहले भी कई बार कर चुका हूं आपसे। सिन्यू मैत्री अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? पहला ऑप्शन है आपके पास भारत एवं जापान, दूसरा है भारत एवं श्रीलंका, तीसरा है भारत एवं ऑस्ट्रेलिया और चौथा है भारत एवं थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर है भारत एवं जापान। भारत एवं जापान। तो भारत एवं जापान के मध्य ध्यान रखना कौन सा अभ्यास? सिन्यू मैत्री। सिन्यू मैत्री 2023। तो ध्यान रखना भारत प्लस जापान। कौन सी सेनाओं ने भाग लिया इसमें? वायुसेना। कौन सेनाओं ने भाग लिया इसमें? वायु सेनाओं ने इसमें भाग लिया। और इसका आयोजन कहां पर हुआ? कोमात्सु। आयोजन कोमात्सु, जापान। तो भारत और जापान के मध्य एक संयुक्त अभ्यास है ये, जिसका आयोजन कोमात्सु जापान में हुआ है। और 1 से 2 मार्च, 1 से 2 मार्च 2023। 1 से 2 मार्च 2023 यानी कि 2 दिवसीय आयोजन था ये, जो 1 और 2 मार्च को हुआ। और इसके अलावा ध्यान रखना धर्म गार्जियन, ये भी हम थोड़े दिन पहले पढ़ा था हमने, ये भी किसके साथ हुआ है? जापान के साथ। धर्म गार्जियन भी किसके साथ होता है भारत का? जापान के साथ। इसके अलावा जापान के साथ और भारत कौन से में भाग लेता है? मालाबार में। मालाबार में तो वैसे भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका चारों देश भाग लेते हैं। जो क्वाड देश हैं वो चारों देशों का ये संयुक्त रूप से धर्म गार्जियन किसके साथ है? जापान के साथ है। तो भारत एवं जापान नोट कर लीजिए फटाफट से।
तो नोट कर लिया होगा सबने। तो इसका राइट आंसर क्या है? भारत एवं जापान। नेक्स्ट है अगला, केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा निम्न में से किस स्थान पर बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो निम्न में से कौन से स्थान पर बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है? आगरा, आगरा यूपी, भोजपुर बिहार, गांधीनगर गुजरात, या फिर चौथा ऑप्शन है एक और दो दोनों। तो इसमें जो राइट आंसर है वो बता दीजिए। तो बाजरा महोत्सव, तो साथियों बाजरा महोत्सव जो है वो कौन से मंत्रालय के द्वारा? केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय, संस्करण मंत्रालय द्वारा आयोजित, केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया? ये आयोजित किया गया। और इसका जो आयोजन है ये ध्यान रखना 28 से 28 फरवरी से 1 मार्च यानी कि 2 दिवसीय कहां पर आयोजित किया गया? ये भोजपुर में, भोजपुर बिहार में। तो एक तो भोजपुर बिहार में हुआ है, और इसके अलावा 2 से 4 मार्च, 2 से 4 मार्च को आयोजित हुआ है कहां पर? आगरा यूपी में, आगरा यूपी में। तो बाजरा महोत्सव, आपको पता है देखो सरकार बाजरे पर कुछ ज्यादा ही जोर दे रही है, बाजरे की खपत और उत्पादन पर। अपन ने अभी थोड़े दिन पहले एक महोत्सव, वो एक पहल भी पढ़ी थी जिसके बारे में चर्चा की थी, मीरा पहल, जो मिलेट्स इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, जिसको कहां से लॉन्च किया गया था? इंदौर से। इंदौर में जो G20 की कौन सी बैठक हुई थी? कृषि कार्य समूह बैठक। तो G20 की कृषि कार्य समूह बैठक के दौरान इसको कौन सी पहल को लॉन्च किया गया था? मीरा पहल। ये भी ध्यान रखना, बाजरे के उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने के लिए ये पहल थी। अभी बाजरा महोत्सव 2 जगह हुआ है, एक तो भोजपुर बिहार में और एक आगरा यूपी में। तो दोनों नोट कर लीजिएगा इसी प्रकार से। तो नोट कर लिया क्या सभी ने? ध्यान रखिएगा। कितने जगह पर आयोजित हुआ है? 2 जगह पर आयोजित हुआ है। कहां कहां पर? आगरा और भोजपुर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है साथियों, निम्न में से ऑस्ट्रेलिया की कौन सी 2 यूनिवर्सिटी द्वारा गुजरात में गिफ्ट सिटी, जो गुजरात की गिफ्ट सिटी है, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं जब IIBX पढ़ा था हमने, यहाँ भारत का पहला जो इंडियन बुलियन एक्सचेंज की बात की थी हमने, तो वो भी वहीं पे स्थापित किया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने गुजरात में जो गिफ्ट सिटी है यहां पर कैंपस स्थापित करने के लिए भारत के साथ समझौता किया है। अब वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? डिकिन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगांग, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, या फिर एक और दो दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो बता दीजिए फटाफट से। तो ध्यान रखिएगा दोनों ही, इसका राइट आंसर क्या है? एक और दो दोनों। तो डिकिन यूनिवर्सिटी एवं यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगांग। तो ध्यान रखना यह दोनों ध्यान रखना कहां की यूनिवर्सिटी है? ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी। यानी कि अब आपको पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटी है वो अपनी ब्रांच खोल रही है कहां पर? गुजरात में। एक बहुत बड़ी बात है। तो ये दोनों
ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी हैं जिनके द्वारा गुजरात की कौन सी सिटी, गिफ्ट सिटी, गिफ्ट सिटी जिसका नाम है GIFT से लिखते हैं इसको, गिफ्ट सिटी में कैंपस, गिफ्ट सिटी में कैंपस स्थापित किया जाएगा। गिफ्ट सिटी में कैंपस स्थापित किया जाएगा। गिफ्ट सिटी की बात करें तो गिफ्ट सिटी का पूरा नाम क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी। गिफ्ट सिटी का पूरा नाम ध्यान रखना चाहो तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी। तो गिफ्ट सिटी का पूरा नाम क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी। तो यहीं पर, ये काफी हाईटेक सिटी है गुजरात की, तो यहीं पर किसकी, डिकेन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वालंगोंग, इन दोनों यूनिवर्सिटी की क्या ब्रांच, यानी कि एक तरह से इनका कैंपस यहां पर स्थापित किया जाएगा, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। तो नोट कर लीजिए फटाफट से इसको। गिफ्ट सिटी गुजरात, इसके बारे में एक चीज मैं पहले बता चुका था आपको, बहुत से लोगों को नहीं पता हो तो वो भी लिख लीजिएगा, याद कीजिए IIBX। तो भारत का प्रथम इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज भी कहां पर स्थापित किया गया था? गिफ्ट सिटी, गिफ्ट सिटी में स्थापित। तो ये चीज भी ध्यान रखना है, भारत का प्रथम इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, जिसको शॉर्ट में कहते हैं IIBX, तो ये भी कहां पर स्थापित किया गया था? गिफ्ट सिटी में स्थापित किया गया था, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके थे। तो नोट कर लिया हो तो एक बार बता दीजिए फटाफट से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? एक और दो दोनों, यानी कि डिकेन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वालंगोंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंडेनबर्ग बहुत चर्चा में रहा है, गौतम अडानी को ले डूबा, यही है वो हिंडेनबर्ग। तो हिंडेनबर्ग रिपोर्ट पर सुनवाई करने हेतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा निम्न में से कौन सी समिति का गठन किया गया है? तो ध्यान रखना, हिंडेनबर्ग की जो रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट की वजह से पूरे भारत में तहलका मच गया, गौतम अडानी के कारोबार को जो दुनिया का तीसरे नंबर पे पहुंच गया था सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में, वो धड़ाम से नीचे गिरा और टॉप 20 टॉप 30 से बाहर होता गया लगातार, और उसके शेयरों की कीमत गिरती गई, और वो वही हिंडेनबर्ग है जो उसका दुश्मन बना था। तो ये हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट, इसमें कितनी असलियत थी, क्या था, ये सब की जांच करने के लिए समिति का गठन किया गया है, और वो किसकी अध्यक्षता में किया गया है वो बता सकते हो आप? तो हिंडेनबर्ग रिपोर्ट पर सुनवाई करने हेतु जो समिति का गठन किया गया है वो किसकी अध्यक्षता में किया गया है? न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति अभय मनोहर
सप्रे की अध्यक्षता में इसका क्या किया गया है, गठन किया गया है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे समिति। ध्यान रखना, हिंडेनबर्ग रिपोर्ट की, हिंडेनबर्ग रिपोर्ट की समीक्षा हेतु या जांच हेतु गठित। और कितने सदस्य हैं इसमें, 5 सदस्यीय समिति। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे, उनकी अध्यक्षता में ये 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो इस हिंडेनबर्ग की क्या करेगी, जांच करेगी। अब अभी थोड़े दिन पहले एक एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया था कि हिंडेनबर्ग जो चर्चा में था ये कहां की संस्था है। तो हिंडेनबर्ग, ध्यान रखना, हिंडेनबर्ग की यदि बात करें तो ये कहां की है, अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी है ये, जिसके संस्थापक हैं नाथन एंडरसन। यह एक, इसके बारे में लिख लीजिए 2 लाइनें, यह एक अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी है, अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी है। और इसके जो संस्थापक हैं, इसके संस्थापक हैं वो है कौन, नाथन एंडरसन, नाथन एंडरसन। और कब, 2017 में उन्होंने इसकी स्थापना की थी, उसके फाउंडर रहे हैं। तो इसी रिपोर्ट ने गौतम अडानी के कंपनी के बारे में कहा था कि इसकी कंपनी ओवर वैल्यूड है, यानी कि इसके शेयरों की कीमत ओवर वैल्यूड है, जिसकी वजह से इनके शेयरों की कीमत धड़ाम से नीचे गिरी और उसके बाद में अडानी को बहुत भारी संपत्ति का लॉस करना पड़ा था। वो इसी रिपोर्ट के आधार, इसी रिपोर्ट के बाद में हुआ था। तो न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। नोट कर लीजिए इसके बारे में जो भी 2-3 पॉइंट है इंपॉर्टेंट। तो लिख लिया सबने, हिंडेनबर्ग रिपोर्ट की जांच करने हेतु इसका गठन किया गया, 5 सदस्यीय समिति है ये। और हिंडेनबर्ग की बात करें तो ये एक अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी है, जिसके संस्थापक कौन रहे हैं, नाथन एंडरसन। 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। केरल के कौन से प्रसिद्ध मंदिर में मंदिर अनुष्ठान कार्य हेतु रोबोट हाथी का प्रयोग किया गया है, यानी कि मंदिर में हाथी को शुभ रूप से माना जाता है, नारियल वारियल तोड़ने के लिए एक मंदिर में परंपरा चलती है। तो वहां पर क्या है कि अब हाथी की जगह एक रोबोट हाथी परमानेंट स्थापित किया गया है, जो काफी चर्चा का विषय रहा है और उसी की वजह से वो मंदिर भी काफी चर्चा में रहा है। तो रोबोट हाथी का मतलब एक हाथी के आकार का एक वहां पर रोबोट स्थापित किया गया है, एक रोबोट हाथी के रूप में, और इसी वजह से मंदिर काफी चर्चा में रहा है। और वो मंदिर कहाँ का है, केरल का। तो आपको बताना है वो कौन सा मंदिर है, पद्मनाभ स्वामी है, इरिंजाद पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर है, श्री वेंकटेश मंदिर है, या सबरीमाला मंदिर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा साथियों, इरिजान इरिजान पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर। तो बात करें इरिजान पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर, तो ये कहां पर है, केरल, केरल में स्थित प्रसिद्ध मंदिर। तो केरल में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है, चर्चा में क्यों रहा है, यहां एक रोबोट हाथी स्थापित किया गया है। तो
इरीजांद पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर कहां पर है? केरल में। और चर्चा में किस लिए रहा है? क्योंकि यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, यानी कि वहां हाथी को उस मंदिर में शुभ माना जाता है, नारियल वारियल उसी हाथी से तोड़वाए जाते हैं, और इस वजह से वहां पर, अब वहां पर क्या है कि हाथी की वजह से गंदगी वगैरह का भी इशू रहता था। दूसरा कि उन हाथियों को रखने में जो खर्चा वगैरह होता है वो काफी ज्यादा अफोर्ड करना पड़ता था। इस वजह से वहां पर एक रोबोट हाथी परमानेंट स्थापित कर दिया गया है। तो ऐसा पहला मंदिर भारत का कौन सा बन गया है? इरीजांद पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर। तो ये मंदिर चर्चा में है, तो डायरेक्ट मंदिर भी आपसे पूछा जा सकता है कि इरीजांद पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है। तो बस ये दो ही चीजें नोट करनी है इसमें, तो नोट कर लीजिए फटाफट से। चलिए लिख लिया होगा। नेक्स्ट है, दूर संचार नीतियों को बेहतर तरीके से लागू करने हेतु बार्सिलोना स्थित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, एक क्वेश्चन बीच में छुटा हुआ है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। तो दूर संचार नीतियों को बेहतर तरीके से लागू करने हेतु बार्सिलोना स्थित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस द्वारा जीएसएमए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड, जीएसएमए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड किस देश को दिया गया है? तो यहां पे प्रश्न पूरा ये है कि दूरसंचार नीतियों को बेहतर तरीके से लागू करने हेतु बार्सिलोना स्थित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस द्वारा जीएसएमए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड किस देश को दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये किसको दिया गया है? भारत को। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, किसको दिया गया है? भारत को। तो नोट कर लीजिएगा, जीएसएमए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड, जीएसएमए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड। तो किसको दिया गया? भारत को। कहां दिया गया ये? तो ये दिया गया है साथियों मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना के द्वारा दिया गया है। क्यों दिया गया है वो लिख लीजिएगा, दूर संचार नीतियों को बेहतर तरीके से लागू करने हेतु दिया गया। दूर संचार नीतियों को बेहतर तरीके से लागू करने हेतु दिया गया। तो जीएसएमए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड किसको दिया गया है? भारत को दिया गया है। कहां दिया गया है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना। बार्सिलोना कहां पर है? स्पेन में। बार्सिलोना किस देश में है? स्पेन में। और किस लिए दिया गया है वो भी नीचे लिख लीजिएगा, दूर संचार नीतियों को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए। यानी कि भारत ने जो दूर संचार नीतियां हैं उनको बेहतर तरीके से लागू किया है, और इसी वजह से, इसी उपलब्धि की वजह से भारत को कौन सा अवार्ड दिया गया है? जीएसएमए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर 1300 साल प्राचीन बौद्ध स्तूप की खोज की गई है? तो 1300 साल प्राचीन बौद्ध स्तूप या बौद्ध मठ की खोज की गई है, और वो इनमें से कौन से स्थान पर की गई है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपके पास इंदौर मध्य प्रदेश, दूसरा है जाजपुर ओडिशा, तीसरा है डोडा कश्मीर, और चौथा है गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या है? जाजपुर ओडिशा। तो ध्यान रखिएगा 1300 वर्ष प्राचीन बौद्ध मठ, 1300 वर्ष प्राचीन बौद्ध मठ कहां पर? जाजपुर ओडिशा में। जाजपुर ओडिशा में किसके द्वारा खोज की गई? भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व
विभाग जिसको क्या कहते हैं, जीएसआई, वो एएसआई, जीएसआई नहीं एएसआई कहते हैं इसको, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खोजा गया। और ये ध्यान रखना कब के हैं, 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य। आठवीं से 10वीं शताब्दी के मध्य के बौद्ध मठ। तो 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य के बौद्ध मठ हैं ये, जिनकी खोज जाजपुर ओडिशा में की गई है, किसके द्वारा, भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा। और भारतीय पुरातत्व विभाग के बारे में यदि आपको नहीं पता हो तो लिख सकते हो, इसकी स्थापना 1861 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में। 1861 में स्थापना हुई थी और मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में है। तो कर लीजिए नोट फटाफट से, 1300 वर्ष प्राचीन बौद्ध मठ। तो नोट कर लिया होगा सबने। तो आज की क्लास के लिए इतना ही साथियों, बाकी चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। धन्यवाद, शुभ रात्रि।